हेलो, कैसे हो बच्चों। डॉक्टर्स ने कहा कि ये इंसान के शरीर की बस की बात नहीं है, इस हार्ड मास के बने हुए शरीर की बस की बात नहीं है, इतना प्रेशर ये शरीर झेल नहीं सकता। एक्सपर्ट्स ने कहा, कौन से एक्सपर्ट्स ने? जो उस टाइम के बेस्ट कोचेज थे, उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, कोई भी इंसान, कोई भी एथलीट इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। हजारों लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की वो बात और डॉक्टर्स की वो बात गूंज रही थी कि ये हो नहीं सकता। लेकिन इतने में कुछ सरफरेज लोग आए बेटा। कैसे? कुछ सरफरेज लोग आए जिन्होंने डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स थे उनकी बात को अनसुना कर दिया, और उन्होंने माना, अपने खुद पर यकीन किया और कहा कि हम इसको करके दिखाएंगे। और इनमें सबसे पहले रोजर बैनिस्टर आए। रोजर बैनिस्टर ने वो कारनामा कर दिखाया 6 मई 1954 को। क्या कारनामा? जो अब तक असंभव लगता था, इंसान की क्षमताओं से बाहर की बात लगती थी। वो कारनामा था बेटा 4 मिनट्स माइल का। यानी एक माइल में कितना होता है? 1609 मीटर। उसको 4 मिनट से कम टाइम में कवर करना था, 4 मिनट से कम टाइम में दौड़ के पूरा करना था। रोजर बैनिस्टर ने वो कर दिखाया। कितने तारीख को? 6 मई 1954 को। और कितने टाइम में? उसने 3 मिनट्स 39 सेकंड्स लिए इस कारनामे को करने के लिए। और इसके जस्ट बाद में जानते हो क्या हुआ? वो बहुत अमेजिंग होने वाला था। अमेजिंग हुआ क्या? कि विद इन 50 डेज एक दूसरे एथलीट ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के एथलीट थे, उन्होंने कर दिखाया ये, और वो भी रोजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 3 मिनट 59 सेकंड से भी कम समय में। और इसके बाद तो मानो सबके दिमाग में जो ताले पड़े हुए थे, जो एक्सपर्ट्स की बातों के जो ताले पड़े हुए थे, वो ताले टूट गए। और इवन आगे आने वाले कुछ सालों में स्कूल के बच्चों ने यह कर दिखाया। क्या? 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल के डिस्टेंस को कवर करना। आज के दिन पे कम से कम नहीं तो 1650 से भी ज़्यादा लोगों ने यह कारनामा कर दिखाया है। और जो बेस्ट रिकॉर्ड है आज के टाइम पे, वो 4 मिनट्स नहीं है, 3 मिनट्स 59 सेकंड नहीं है, वो है 3 मिनट्स 43 सेकंड। तो बेटा, जो ये कहानी से क्या सीख मिलती है हमें रोजर बैनिस्टर की कहानी से? रोजर बैनिस्टर ने करोड़ों लोगों को अपने आप पर यकीन करना सिखाया कि किसी की बात मत सुनो, किसी एक्सपर्ट की बात मत सुनो। कोई आपसे बड़ा कुछ कह रहा है, आपके बारे में कुछ नेगेटिव कह रहा है, उसकी बात मत सुनो, खुद पर यकीन करो। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप जिंदगी में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में मुझे जाना है, तो यकीन मानो आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी में जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जरूर जाएंगे। बस आपको खुद पर यकीन करना है, और उस यकीन को पूरा करने के लिए आपको हर दिन उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, उसके लिए काम करना है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाओ, और लास्ट में आपके पास में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और उससे आप उस एग्जाम के नजदीक पहुंच जाएंगे बेटा। तो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहो, कंसिस्टेंटली काम करते रहो, डेली काम करते रहो, आप जरूर कामयाब होंगे। यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। हमें सीखना चाहिए, जो हम हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, जो हमें पहले, हमारे से पहले जो लोग ऐसे कारनामे कर गए, हमें उनसे सीखना चाहिए बेटा, और आगे बढ़ना चाहिए। यही है आज के इस कहानी का मोरल, उद्देश्य यही था मेरा बताने का। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? यानी कि जो दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। और यहां पर हमने कहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल, अगर मान लो ये 2 बॉडीज हैं और ये ऐसे क्या कांटेक्ट में आए हैं, तो इनके सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस हो गया, तो इसके नॉर्मल जो रिएक्शन लगती है, जो नॉर्मल जो फोर्स लगेगा, वो आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ऐसा भी कोई फोर्स होता है जो कांटेक्ट में नहीं आने पर, बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है फिर भी अगर लगता है? कौन कौन से फोर्स है? हाँ बिल्कुल, शाबाश, बताओ। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसा, जो 2 बॉडीज पास में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, उस टाइम पर भी उन पर एक्ट करता है। आपका मैग्नेटिक फोर्स ऐसा ही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्जेस पे लगता है, राइट। तो इस तरह के जो फोर्सेज हैं उनको वो कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में कौन से आएंगे? जब 2 बॉडीज आपके कांटेक्ट में आती है और वो उनमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में हो गया बेटा, तो इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको ना।
हाँ, आज के क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि नॉर्मल रिएक्शंस कैसे काम करती है। हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शंस को अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। अच्छा, मुझे बताओ कि कॉन्टैक्ट फोर्स ये तो नॉर्मल हो गई, लेकिन कोई अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस भी कोई फोर्स काम करता है? बिल्कुल, सोचो एक बार। हाँ, बिल्कुल सही कहा, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ओके, और इस पर हमारे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। कितना मास है, m मास है बेटा। तो हमें पता है m मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी इसको पुल करेगी, है ना। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ग्राउंड को पुश करेगा। ये जो ग्राउंड सरफेस है इसको पुश करेगा, कितने फोर्स से, mg फोर्स से। क्लियर है? हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ग्राउंड क्या करेगा, अगर मान लो आपको कोई दोस्त आपको पुश करता है या कोई क्लासमेट आपका पुश करता है, तो आप क्या करते हो, जनरली उसको पुश को रोकते हो ना, पुश बैक करते हो, उसको अपोज करते हो। तो बेटा सेम चीज़ यहाँ पर होती है। क्या, यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो सरफेस है इस पर फोर्स लगेगा, पुश करेगा, ऊपर से पुश आएगा, राइट। ऐसे ऐसे पुश आएगा ऊपर से, इस तरह से, कैसे, कांटेक्ट की वजह से ऐसे पुश आएगा, राइट। तो इसको पुश बैक करेगा, क्या, कौन सा, जो सरफेस है आपका वो पुश बैक करेगा, इसको ऐसे पुश बैक करेगा, राइट। और जो ये पुश बैक, क्योंकि ये डिफॉर्म हो रहा है, ये हार्ड सरफेस हो, कितना ही हार्ड सरफेस हो, वो भी आपका अगर उस पर फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्म होता है, लेकिन डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है जो हमें नजर नहीं आता बेटा, ठीक है। तो लेकिन ये डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन की वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होते हैं ना, डिफॉर्मेशन, जैसे ही डिफॉर्मेशन होगा तो आपके जो पार्टिकल्स है वो जो पहले फैले हुए थे, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो इसको समझने के लिए कि आपका जो मैट्रेस है, घर में मैट्रेस होता है, अगर आप उस पर बैठते हैं तो क्या होता है, मैट्रेस आपका डिफॉर्म हो जाता है, और डिफॉर्म होने के बाद में क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है आपके फोर्स को, जो आपने पुश कर रहे हो मैट्रेस को, उसको रेजिस्ट करता है। और रेजिस्ट करने के बाद में क्या होता है, वो रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, और वो आपको सपोर्ट करता है उस पर मैट्रेस पे। तो बेटा सेम यहाँ पर होती है, चाहे कितना ही हार्ड सरफेस हो, सॉफ्ट सरफेस हो, आपका रिएक्शन जनरेट होगी, आपका रेजिस्टेंस जनरेट होगा, राइट। तो ये जो होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो इस बॉडी पर, ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया इसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा बेटा, इसको मैं कह लें हम एन। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर इसको जो ब्लॉक को अगर यहीं पर होल्ड करना है ना, होल्ड करने का मतलब ये हो गया कि इनका जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म नहीं होना चाहिए, है ना, कॉन्टैक्ट हटना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, हमने इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी मोशन क्या हो गई, कंस्ट्रेंड हो गई, राइट। कंस्ट्रेंड मोशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं किया, हम करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड हो गई बेटा। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने इसको पॉइंट मास मान लिया ब्लॉक को, तो बिल्कुल सही बात है, पॉइंट मास लेते हैं ना। हाँ, ये हमारा mg नीचे की तरफ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। नॉर्मल रिएक्शन आपका कहाँ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। और कोई फोर्स है यहाँ पर, तीसरा कोई फोर्स है नहीं, जब तक कि कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो तीसरा फोर्स कोई पिक्चर में आएगा। मूवमेंट शुरू होगा तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई मूवमेंट भी नहीं है, कोई थर्ड फोर्स भी नहीं है, तो दो ही फोर्स है, तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम को, FBD ऑफ ब्लॉक, राइट। और इक्वेशन अगर इसको सोल्व करेंगे, n इक्वल टू mg वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन क्या है, कंस्ट्रेंड है, ए एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो हम n इक्वल टू mg लिखते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, क्या हमेशा नॉर्मल रिएक्शन आपकी mg के इक्वल होगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है, एक बार सोच के बताओ बेटा, आंसर करो, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी क्या, mg के, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगी क्या? बेटा नॉर्मल रिएक्शन अगर कोई
थर्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगी। लेकिन अगर सपोज यहां पर हमने कोई फोर्स लगाया है ना, इसको अपवर्ड डायरेक्शन से इसको फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगाया हमने अपवर्ड डायरेक्शन से, सपोज ये फोर्स F है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम आपका ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन आपकी ऊपर की तरफ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन N, राइट, ये N डैश मान लेते हैं अब इसको। उसके साथ में mg कहाँ है आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेरी गुड, mg। और फोर्स F कहाँ लग रहा है बेटा बताओ? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये F है। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? N डैश इक्वल टू F प्लस mg, यानी यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, किससे? फोर्स से। कौन सा फोर्स लगाया हमने? अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लगाया हमने, अप्लाई किया, तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन बदल गई यहां पर, राइट। अगर मान लो यहीं पर ये नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स हमने किस में लगाया? अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, यही फोर्स सपोज हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देते तो क्या होगा? ये ब्लॉक है, अब हमने फोर्स लगाया बेटा, कैसे? ये ऐसे, लेकिन अभी भी कांटेक्ट बना हुआ है, कांटेक्ट नहीं छूटा है ना, हाँ। तो इस केस में क्या बनेगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम? चलो पहले इसका ये डायग्राम बना देते हैं। ये mg नीचे की तरफ, राइट, और आपके नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मान लेते हैं, इसको n है ये, है ना। तो ये क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। देखो ये हो गया आपका, ये बॉडी पॉइंट मास मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, mg n और F भी ऊपर की तरफ है, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी इस केस में आपकी? n प्लस F इक्वल टू mg, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कोई मोशन नहीं है तो कैसा है? बैलेंस्ड है, फोर्स बैलेंस है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? n इक्वल टू mg माइनस F, यानी n की जो वैल्यू हो गई वो mg से कितना कम हो गई? किससे? F से कम हो गई, राइट। तो यानी कि mg n है, वो कैसा है? कैसा फोर्स है? मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है? n का एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो n कैसा हो गया बेटा? n इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, किसके रेस्पेक्ट में? मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी? डायरेक्शन तो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होती है, किसके? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट, वेरी गुड। चलो और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब मान लो हमारे पास में एक ये इंक्लाइंड सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस है और यहां पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास m मान लेते हैं, कितना है? m है, राइट, ओके। अब क्या होगा बताओ मुझे? mg कहां लगेगा बेटा? mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, राइट। कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी? सर कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी बेटा इसकी। तो मान लेते हैं ये क्या है? n है, राइट, इससे पास होगा ना, हाँ बिल्कुल। और सपोज दिस एंगल इज थीटा, अब देखो कौन सी डायरेक्शन में मोशन नहीं है? आपके इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है ना, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन। अगर इस डायरेक्शन में मोशन हुई तो क्या होगा? आपका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा ब्लॉक का और इस वेज का, राइट, इंक्लाइंड प्लेन का जो कॉन्टैक्ट है वो छूट जाएगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम? इसके रेस्पेक्ट में हम फोर्स को क्या बना सकते हैं?
फोर्स के कंपोनेंट ले सकते हैं। कौन से फोर्स के? देखो mg, ये थीटा है तो ये आपका भी, ये भी थीटा होगा। ज्योमेट्री आती है ना इतनी, हाँ, mg कोस थीटा ये कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट हो गया आपका mg साइन थीटा, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। हम इसको ब्लॉक के लिए बना रहे हैं ना, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, राइट। ओके, तो ब्लॉक के लिए सबसे पहले mg नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और n ये एंगल पर। ओके, कलर चेंज कर लो इसका, n आपका ये एंगल पर, राइट। ये n हो गया बेटा, क्लियर है? वेरी गुड। और ये जो अगर हम आगे बढ़ा दें इसको, तो ये कितना एंगल हो गया? ये आपका थीटा हो गया। और हम अब कह सकते हैं ये किससे होगा बैलेंस? mg कोस थीटा से। तो यानी n क्या हो गया यहां पर, बताओ मुझे फटाफट। n इजक्वल टू mg कोस थीटा। कुछ बच्चों को ये रहता है ना, सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि हम n का जो कंपोनेंट है, ये एंगल भी मान लो कितना है, ये का एंगल कितना आ रहा है? थीटा आएगा। हाँ, ये वर्टिकल के साथ में ये थीटा है तो ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, वर्टिकल के साथ में थीटा आ गया ना, हाँ ये भी थीटा आ गया। तो ये n cos थीटा इक्वल टू mg क्यों नहीं करते सर? क्योंकि इस डायरेक्शन में बेटा इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं है, तो हमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स को रिजोल्व कर लिया, राइट। इसके परपेंडिकुलर हम बताया था ना, मोशन कैसी है? कंस्ट्रेंड है। कैसे, कौन सी डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड है मोशन? इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो हमने क्या लिखा है? इसी डायरेक्शन में हमने इसके कंपोनेंट लिए है। तो n इक्वल टू mg कोस थीटा। तो देख रहे हो ना, n की वैल्यू mg के इक्वल नहीं है, n की वैल्यू कैसी है? सेल्फ एडजस्टिंग है, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है n, राइट। ये बेटा क्लियर रखना। चलो एक और एक दो एग्जाम्पल और ले, ठीक है। अगर मान लो इसको बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं, ओके। सपोज एक ये दीवार है, वॉल है, और ये आपकी फ्लोर हो गई, राइट। ये वॉल हो गई और ये आपकी फ्लोर हो गई। अब यहाँ पर एक क्या रखा है? यहाँ पर एक लैडर रखी हुई है ऐसे, ये लैडर है बेटा, ठीक है, ओके। और इस लैडर का जो मास है वो है हमारा है m। तो इसका मतलब ये इसका CG है, सेंटर ऑफ मास है, तो ये m कहाँ पर? mg, यहाँ पे मान सकते हैं ये mg लग रहा है कि कहाँ पे? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कॉन्टैक्ट सरफेस कौन कौन से हैं? हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी इस पर, लैडर पर, है ना। तो कॉन्टैक्ट सरफेस सर एक तो ये है, और इसके परपेंडिकुलर आपकी रिएक्शन लगेगी, तो ये मान लेते हैं कितना? n1 है, राइट। दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये मान लेते हैं हम n2 है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं बेटा। अगर आपकी जो लैडर है, सपोज वो कैसी है? बैलेंस्ड है, यहाँ से लैडर नीचे गिर नहीं रही ना, तो मानते कैसे करेगा? ये बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा। अगर ये मूवमेंट होगा इसका, देखो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, राइट। इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज कॉन्टैक्ट हट जाएगा। लेकिन कैसे मूवमेंट हो सकता है इसका मूवमेंट ये डायरेक्शन में हो सकता है, इधर और इधर, ये डायरेक्शन में हो सकता है ऐसे। तो यानी कि इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में मोशन हो सकती है। इस डायरेक्शन में आपके इस एंड पर, ये मान लो ए एंड है और ये बी एंड है, तो आपकी कंस्ट्रेंट मोशन कहाँ पर है? बी एंड पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, ए एंड पर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है लैडर की मोशन, राइट। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बेटा ये पॉइंट मास हो गया, mg आपका कहाँ? नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये mg। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही है इसमें? n1 अपवर्ड डायरेक्शन में, n2 आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n2। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका, FBD ऑफ लैडर, राइट।
तो अब आप कहेंगे सर N2 है इसमें, तो ये तो हो गया मोशन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। बिल्कुल बेटा, लेकिन ये यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, वो फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, राइट। बिल्कुल, यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसकी ये मोशन को फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल नॉर्मल रिएक्शंस कैसे काम करती हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, हम ये सीख रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल समझते हैं हम। अगर मान लो हमारे पास में कोई सर्कुलर बॉडी दी हुई हो ना, या सिलेंड्रिकल बॉडी है हमारे पास में, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करती है। सर्कुलर बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, या स्फेरिकल बॉडी है, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करती है कॉन्टैक्ट सरफेस पर, वो एक बार समझते हैं। हम मानते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो एक वेज है, राइट, ओके, ये एक वेज है, और यहां पर इसमें एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी। बेटा ये एक स्फेरिकल बॉडी है जो यहाँ पर इस सरफेस को यहाँ पे टच कर रही है और इस सरफेस को यहाँ पे टच कर रही है, राइट। इसका मास मान लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी का मास m है। लेट अस अज्यूम मास ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज m, सो mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, ओके। अब रिएक्शन फोर्स देखो, कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ कहाँ पर है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस, एक तो ये, तो आपका रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये जो रिएक्शन आएगा बेटा वो ये रहेगा, ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज N1, ओके। और जो ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है इसका रिएक्शन इसके नॉर्मल रहेगा, तो ये ऐसे, लेट अस अज्यूम इट इज N2। यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो एक स्फेरिकल बॉडी के या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी के या फिर आपकी सर्कुलर बॉडी के हमेशा सेंटर से पास होती है। देखो आप N1 ये स्फेयर के सेंटर से पास हो रही है, यहाँ से बिल्कुल इधर भी N1 लगेगी, ऑब्वियसली स्फेयर इस पर N1 लगा रहा है, राइट, ऐसे लगेगी रिएक्शन तो। और ये यहाँ से देखो ये N2 ये डायरेक्शन में, ये भी आपकी कहाँ लग रही है, आपकी कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल आपका सेंटर से पास हो रही है बेटा, ठीक है। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। मेनली हमें क्या समझना था, अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में इसमें क्या हो रहा है, सपोज एक्सेलरेशन है, तो आपके रिएक्शन कैसे रहेगी, मूवमेंट होगा कोई भी नहीं, मूवमेंट नहीं, पॉसिबल नहीं लग रहा है कि मूवमेंट होगा, क्योंकि मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो मूवमेंट पॉसिबल है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो केवल रिएक्शंस की वैल्यू चेंज हो सकती है बेटा, राइट, वेरी गुड। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं तो क्या बनेगा, ये मान लेते हैं इसको पॉइंट मास स्फेयर को, और ये आपका mg नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पर स्फेयर पे क्या लग रहा है, n1, और ऊपर की तरफ, ऊपर नहीं इस एंगल पर लग रहा है। अगर मान लो सपोज दिस एंगल, विच एंगल, ओके, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा बेटा, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज N2। अब इसके कंपोनेंट लेके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, फोर्स को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, गुड। ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि हाँ सर्कल, इस तरह का जो केस होता है, कैसा, सर्कुलर बॉडी का, मतलब आपका सिलेंड्रिकल बॉडी का या सर्कुलर बॉडी का या फिर आपका स्फेरिकल बॉडी का, तो उसमें हमेशा क्या सेंटर से ही पास होती है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। इसको और थोड़ा चेक कर लेते हैं बेटा। ये मान लो आपका हेमीस्फेरिकल बाउल है एक, राइट, ओके, हेमिस्फेरिकल बाउल है। यहाँ पर हमने दो सपोज की दो स्पेयर रख दी, कहाँ पर, इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल में, तो ये यहाँ पर रेस्ट करेंगे। सपोज एक यहाँ पर ये वाला स्पेयर है,
और दूसरा स्पेयर बेटा आपका यहाँ पर है। सपोज ये इसको जब रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, टच करेगा, इसको ऑब्वियसली टच करेगा सर, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट सरफेस कौन कौन सा है। मान लेते हैं इसका मास m1 है, m1 और इसका m2 है, तो हमेशा मास तो क्या नीचे काम करेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है बेटा, ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस है। इधर का एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये है और एक कॉन्टेक्ट सरफेस हमारा ये है, तो इसका ये नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, नहीं रुको, ये नॉर्मल रिएक्शन जाएगी ना। हाँ, ये मान लेते हैं हम N1 है। आपके दूसरी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कौन सी, कहाँ से जाएगी, ये है। ये आपकी N2 है और ये आपका सेंटर हो गया बेटा, राइट। हाँ, थोड़ा नीचे आ गया सेंटर, आपका नीचे आना चाहिए, ऊपर थोड़ा ऊपर आना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन ये हमारा सेंटर रहेगा, ये वाला ये ऐसे जाएगा ना। हाँ, एक सेकेंड, ओके, थोड़ी ड्राइंग में गड़बड़ होगी हल्की सी, कोई बात नहीं है, ये ऐसे रहेगी बेटा। तो ये हमारा सेंटर आ गया, राइट। और ये देखो इनका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। नॉर्मल रिएक्शन जो इनकी रहेगी आपस में, कौन से दोनों स्पेस के बीच में, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ये ऐसे पास होगी इधर से, ये ऐसे पास हो गई, ये सेंटर से पास हो रही है, ये भी सेंटर से पास हो रही है। ये N3 हो गई, ये भी आपकी N3 हो गई बेटा। कौन सा फोर्स बच गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहाँ काम करेगा, mg नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी, ये m1g तो ये m2g। फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो बेटा। तो मेनली इस क्लास में जो हमें पढ़ना था, जो सीखना था, जो कॉन्सेप्ट हमें लर्न करना था बेटा, वो था आपका नॉर्मल रिएक्शन का, कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करती है। ऐसे ही हमें दूसरी जो इसमें एक नई बात और आई थी, कंस्ट्रेंट मोशन वाली, तो हम कंस्ट्रेंट मोशन पर भी एक क्लास कर लेंगे बेटा, उसको समझ लेंगे कि कंस्ट्रेंट मोशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जब आप एनएलएम कर रहे हैं तो आपकी कंस्ट्रेंट मोशन का एक मतलब उसमें काफ़ी सारा एप्लीकेशंस आती हैं एनएलएम में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम कंस्ट्रेंट मोशन पे एक क्लास कर लेंगे। इसके अलावा हम टेंशन कैसे अप्लाई होती है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि टेंशन कैसे अप्लाई होती है, किसमें, रोप में, आपके में, या फिर कोई रोड है उसमें टेंशन कैसे काम करती है। इसके साथ ही जो हमारा लिफ्ट वाला क्वेश्चंस बनते हैं ना, लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि लिफ्ट में आपका वेजिंग स्केल रखा हुआ है, वेगिंग स्केल, तो उसमें कैसे आपके रीडिंग कैसे आती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बेटा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को ठीक से मेमोराइज नहीं करना है, ठीक से समझ लेना है कि कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।